Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अभी जो हम लोग चर्चा करेंगे उसमें 3 एलिमेंट मैं लेकर आ रहा हूं। पहला एलिमेंट, वाकई ये स्ट्रक्चर है क्या, व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ एसटीएसयू। और एसटीएसयू में मैं यहाँ पे टीएसयू टर्म यूज करूंगा बिकॉज आई एम मोर कन्वर्सेंट विद दैट। स्टेट जब जोड़ देते हैं तो टेक्निकल सपोर्ट यूनिट के आगे स्टेट जोड़ने से स्टेट टेक्निकल सपोर्ट यूनिट बन जाता है। तो एक तो वो एस्पेक्ट होगा। दूसरा, हम लोग चर्चा करेंगे डिलीवरेबल्स क्या होंगे हमारे, बिकॉज अभी जैसा राहुल जी ने कहा, एवरीथिंग इज लिंक्ड विद व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू इन टर्म्स ऑफ एलिमिनेशन ऑफ टीबी इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। तो हमारे से एक्सपेक्टेशन क्या है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और तीसरा, जो मेरा खुद का अनुभव रहा है रनिंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, मैं वो शेयर करूंगा बिकॉज कुछ चीजें आपको फिर हैंडी हो जाएंगी जब आप काम करना शुरू करेंगे स्टेट के लिए। तो इन तीनों एलिमेंट्स को यहां पर मैं एक साथ लाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं, कल भी इसके ऊपर चर्चा हुई थी, यू आर अ बॉडी हु इज गोइंग टू एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। तो आप सेंटर के द्वारा कॉन्ट्रैक्टेड हैं बट काम कर रहे हैं स्टेट के लिए। तो आप सेंट्रल टीबी डिवीजन के आईज एंड ईयर्स हैं फॉर द स्टेट, और जब आप फील्ड में जाते हैं देन यू बिकम आईज एंड ईयर्स फॉर द स्टेट टीबी सेल। तो आपको अपने आप को इस तरह से पोजीशन करना है ताकि आपका सम सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस बना रहे, येट यू आर वर्किंग ओनली एंड ओनली फॉर द स्टेट। और ऑब्वियसली जब स्टेट का परफॉर्मेंस बेहतर होता है तो सेंटर का परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली उसमें इनबिल्ट है, वो बेहतर होना ही होना है। तो आप स्टेट की जरूरतों को समझने की कोशिश करेंगे और स्टेट की जरूरतों के हिसाब से प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि उनके जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं टीबी एलिमिनेशन के, वो अचीव कर पाने की स्थिति में आ जाए। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि राजस्थान स्टेट के टारगेट्स क्या हैं। राजस्थान में 34 डिस्ट्रिक्ट हैं। प्राइमरली आप डिलीवरेबल्स को जब आप बांटेंगे ना अलग अलग एरियाज में, तो आपको 3 ब्रॉडर कैटेगरी देखने को मिलेगी। कल से हम चर्चा कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट को लेकर, और पूरा का पूरा जो टीएसयू का स्ट्रक्चर है दैट इज प्राइमरली टू एनहांस द प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट। पब्लिक सेटअप में क्या हो रहा है उससे हमें बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। तो यहां पर आप देखेंगे पहले दो जो इंडिकेटर्स हैं, पीपीएसए कितने ऑन बोर्ड हैं स्टेट में। अब यहां पर स्कीम बदल गई है। सो नाउ द इंसेंटिव इज नॉट थ्रू एजेंसी, इट इज थ्रू प्राइवेट प्रोवाइडर्स। तो अभी के समय पर हो सकता है इसी वजह से यहां पर बेसलाइन इन्होंने 0 लिया हुआ। ठीक है, तो पीपीएसए कितने ऑन बोर्ड हैं ये हमारा एक पहला इंडिकेटर है। और उसमें अगर आप देखेंगे तो तीन जगहों पे आपको परसेंटेज के टर्म्स में दिखाया गया है कि आपने कितने लोगों को ऑन बोर्ड लिया और कितने ऑपरेशनलाइज्ड हैं। अब इसमें लास्ट में आप देखेंगे एक पीआईपी टर्म यूज किया गया है। पीआईपी इज प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन प्लान। कल राहुल जी ने आपको बताया, गर्ग साहब ने भी रेफरेंस लिया, हर साल स्टेट का एक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन प्लान बनता है। उसमें टारगेट्स डिसाइड किए जाते हैं इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल टीबी डिवीजन। तो जब आप काम करना शुरू करेंगे, यू नीड टू हैव अ कॉपी ऑफ पीआईपी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22. 22-23 onwards you are supposed to contribute in terms of formulation of PIP of the state. और उस समय जो भी काम आप करेंगे फील्ड में, जो भी आपका असेसमेंट का डेटा निकल कर आएगा इन टर्म्स ऑफ गैप, उसको ध्यान में रखते हुए आप स्ट्रेटजीज प्रपोज करेंगे और इस नंबर को रिडिफाइन करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड इज पीपीएम स्कीम्स कितनी हैं। बेसलाइन इन्होंने 2021 का 53 लिया। इसका मतलब है 2021 में इनके पास 53 स्कीम्स ऑलरेडी होंगे। अब इनको कितना और ऑपरेशनलाइज करना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इन ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ये आपको पीआईपी से पता चलेगा। जब आप प्राइवेट सेक्टर को एंगेज करते हैं तो प्राइमरली हमारा पर्पस क्या है, नोटिफिकेशन को बढ़ाना। तो हमारा नोटिफिकेशन बेसलाइन 85,000 है। अब कितने परसेंटेज से हम बढ़ा रहे हैं एज पर पीआईपी टारगेट, वो हमारे ईयर 21, 22, 22, 23 एंड 23, 24 में ये हम डिसाइड करेंगे। सो ऑब्वियसली इट हैज टू बी इन इंक्रीमेंटल ऑर्डर।
नोटिफिकेशन हो गया, उसके बाद है हमारा ट्रीटमेंट सक्सेस रेट। जितने लोगों को हमने नोटिफाई किया उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ, ट्रीटमेंट अडेरेंस का पैटर्न किस तरह से हमें दिख रहा है। हमारा बेसलाइन है 77% एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अस इज 80%, 85%, 90%। ये स्टैंडर्ड है। टीबी प्रोग्राम के अंदर हम इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा अडेरेंस होना चाहिए। एंड थर्ड एलिमेंट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यहाँ पर हम दो पार्टीज की बात कर रहे हैं, एक बेनिफिशियरी और दूसरा जो मेरा प्राइवेट प्रोवाइडर है, दोनों को पैसा जाना है। तो हम उसमें कहां पर हैं? अब यहां देखिए, पहला इंडिकेटर आप देखेंगे फर्स्ट पेमेंट बाय ऑफ निश्चय पोषण योजना में हमारा बेसलाइन 24% है। what we intend to achieve is 60% in year 1, 80% and 90% in year 2 and year 3 respectively। सेकेंड एलिमेंट है पब्लिक सेक्टर में निश्चय पोषण योजना कितने लोगों को मिल रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे निश्चय पोषण योजना के दो आर्म्स आ गए। पब्लिक सेक्टर में हमने कितना किया और प्राइवेट सेक्टर में हमने कितना किया। एंड थर्ड आर्म इज जो आपका प्राइवेट प्रैक्टिशनर है, उनको हम कितना डीबीटी के अंदर इंसेंटिव दे पाए। व्हाट इज डीबीटी? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में आप देखेंगे अभी जो बेसलाइन इन्होंने लिया हुआ है प्राइवेट प्रैक्टिशनर का, हो सकता है इन्वॉल्वमेंट मिनिमल हो, इस वजह से यहाँ पर 10% है। बट व्हाट इज एक्सपेक्टेड इज 50%, 70%, 90% लोगों को हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू सिस्टम में लेकर आ पाएंगे। जो बेनिफिशियरी है उसको न्यूट्रिशन के लिए हम पैसा दे रहे हैं, और जो सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे मैं डॉक्टर हूं, राइट, तो मैं अगर पेशेंट को देख रहा हूं तो कंसल्टेशन फी उसको ना देना पड़े, इसलिए मुझको इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डॉक्टर टीबी पेशेंट्स को असेस करते समय उससे पैसा चार्ज नहीं करेंगे, सो दैट द एंटायर सर्विस रिलेटेड टू टीबी इज फ्री ऑफ कॉस्ट। दवा फ्री, कंसल्टेशन फ्री, और साथ में न्यूट्रिशन के लिए आपको पैसा मिल रहा है। डायग्नोसिस फ्री, राइट। डिस्ट्रिक्ट लेवल टीबी ऑफिसर की बात करें, स्टेट लेवल टीबी ऑफिसर की बात करें, हम उनके साथ कंपीट नहीं कर रहे, हम उनको कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं इन देयर वर्क। तो डिलीवरेबल्स में आपने देख लिया कौन कहां कैसे प्लेस्ड है। ये वाला सेक्शन डीबीटी, फाइनेंस एंड प्रोक्योरमेंट एंड आईसीटी उसको डेडिकेटेड है। इसके पहले जो पीपीएसए वाला था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इंटरसेक्टोरल एंगेजमेंट, उनके लिए था। और उसके पहले जो था जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव था, नोटिफिकेशन, ट्रीटमेंट सक्सेस रेट, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट आपके पास है, राइट। ऑब्वियसली जब पीपीएसए एंगेजमेंट बढ़ेगा तो ये भी बेहतर होगा, नोटिफिकेशन भी बेहतर हो जाएगा और ट्रीटमेंट सक्सेस रेट भी ऑटोमेटिकली उसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो हो जाएगा। दिस इज द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। कैसे आपका असेसमेंट होगा? तो इस स्ट्रक्चर के अंदर एक सब स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमिटी के तौर पर देखते हैं। तो मैकेनिज्म क्या है? एसटीएसयू का जो परफॉर्मेंस है हर क्वार्टर में असेस होता है, रिव्यू करते हैं इसको। और रिव्यू का मैकेनिज्म इसलिए रखा गया है बिकॉज इसमें दो एस्पेक्ट इनबिल्ट है। एक, अगेंस्ट द वर्क प्लान हमने क्या किया उसको असेस करने का मौका मिलता है स्टेट टीबी सेल को और सेंट्रल टीबी डिवीजन को। और दूसरा, ऑब्वियसली अगर आपने काम किया होगा तो आपके परफॉर्मेंस में उसका रिफ्लेक्शन दिख जाएगा। दूसरा, जो भी आपका एक्सपेंडिचर है इसी असेसमेंट के दौरान अप्रूव होता है। सो द सिस्टम इज नॉट एडवांस बेस्ड, सिस्टम इज रीइंबर्समेंट बेस्ड। तो बेसिकली जब आप काम करना शुरू करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन पहले आप में इन्वेस्ट करेगी और रफली 6 महीने के बाद वो इन्वेस्टमेंट हमारे पास रीइंबर्समेंट के तौर पर वापस आता है। क्वार्टरली बेसिस। हर क्वार्टर में जो मीटिंग होगी उसमें आपके डिलीवरेबल्स के अगेंस्ट आपका परफॉर्मेंस असेस किया जाएगा और दैट इज सब्जेक्ट टू द प्लान व्हाट यू वुड हैव अप्रूव्ड अगेन थ्रू पीएमसी। तो जब आप काम करना शुरू करेंगे एक आपका प्लान बनेगा, पूरे साल का प्लान अप टू मार्च 2022 हम क्या करने वाले हैं। वी विल फर्दर ब्रेक इट इनटू क्वार्टरली प्लान और पीएमसी में वो क्वार्टरली प्लान आपका अप्रूव होगा
और नेक्स्ट क्वार्टर में आप उसी प्लान के अगेंस्ट जो भी काम आपको करना होगा उस पर आप एक डिटेल प्रेजेंटेशन देते हैं, और फिर स्टेट टीवी सेल जो CTD है उसके रिप्रेजेंटेटिव ये फिर बताते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है, कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, किस तरह का सपोर्ट आपको चाहिए, किस तरह का सपोर्ट आपको उनसे चाहिए, ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। तो ये मैकेनिज्म है जो हर क्वार्टर में मीटिंग के दौरान आपको कहीं ना कहीं इंश्योर करना है। अब प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटी जो बनी है इस कार्यक्रम के अंदर, उसमें जो चेयर होगा ही विल बी और शी विल बी MD NHM। सो whosoever is the MD NHM of राजस्थान, he or she will be chairing this particular meeting। तो अब यहाँ पर टीम लीडर का काम क्या है, इंश्योर करना टाइमली मैनर में इनके साथ कोऑर्डिनेट करते हुए और सेंट्रल टीवी डिवीजन के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए एक कन्वीनियंट डेट लेना ताकि हम टाइमली मैनर में मीटिंग को कन्वीन कर पाए। सो एज एन ऑर्गेनाइजेशन और एज अ स्टेट टीवी टेक्निकल सपोर्ट यूनिट, ये आपका काम है मेंबर्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए इस मीटिंग को कन्वीन करना। अब इस मीटिंग में कौन कौन होंगे, MD NHM चेयर हो गए, स्टेट टीवी ऑफिसर विल बी कन्वीनिंग मेंबर और कन्वीनर, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल टीवी डिवीजन जिसको भी वो नॉमिनेट करेंगे ही और शी विल बी पार्ट ऑफ द मीटिंग। TSU की इनवेरिएबली पूरी टीम होती है बिकॉज यहाँ पर आपके डोमेन एक्सपर्ट्स हैं। सो ऑब्वियसली मीटिंग में किसी भी डोमेन पर जो भी सवाल होगा या जो भी परफॉर्मेंस रिलेटेड क्वेरी होगी वो आप सबको एड्रेस करना पड़ेगा। सो एंटायर टीम विल बी देयर इन द मीटिंग, और इस पूरे प्रेजेंटेशन को जो लीड करता है वो टीम लीडर होता है। सो यू आर सपोज टू मेक अ प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ द कमिटी दैट दिस इज व्हाट वी हैव डन, और फिर अकॉर्डिंगली जो भी क्वेरीज होती हैं उसको हम वहाँ पर एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, एंड देन वी विल हैव रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम SPYM इस पर्टिकुलर मीटिंग में। साथ ही साथ कन्वीनर जो होते हैं ये उनका डिस्क्रिप्शन होता है कि वो स्टेट टीवी डिपार्टमेंट के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को उस मीटिंग में इनवाइट कर सकते हैं। तो जनरली देखने में ऐसा आता है कि आपको कंपोनेंट इंचार्ज इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हुए दिखेंगे। सो नटशेल में अगर मैं बोलूं तो जितने भी लोग इस कार्यक्रम पे काम कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट टीवी सेल की तरफ से हों, TSU की तरफ से हों या सेंट्रल टीवी डिवीजन का रिप्रेजेंटेटिव, वो सब यहाँ इस मीटिंग में बैठेंगे। और ये मीटिंग क्रिटिकल होती है, ना केवल आपको अपने काम को शोकेस करना होता है, बल्कि कुछ भी पॉलिसी डिसीजन अगर आप लेना चाहते हैं या अप्रूव करवाना चाहते हैं, दिस इज द अपॉर्चुन टाइम टू गेट इट अप्रूव्ड, बिकॉज एक बार जब मिनिटाइज हो जाता है देन इट इज बाइंडिंग ऑन द स्टेट एंड सेंट्रल टीवी डिवीजन ऑल्सो टेक्स नोट ऑफ दैट। तो अगर सेंट्रल टीवी डिवीजन के लेवल पर स्टेट स्पेसिफिक कुछ बातें कहलवानी है, दिस इज द टाइम। अगर आपको प्रोग्रामेटिकली कुछ ऐसा सपोर्ट चाहिए स्टेट की तरफ से, दिस इज द टाइम टू गेट इट डन। जैसा मैंने कहा, पर्पस असेसमेंट, आपका वर्क प्लान का अप्रूवल, और साथ ही साथ ट्रबल शूटिंग अगर कुछ है करनी है तो यहाँ पर आप करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज अप्रूवल ऑफ योर एक्सपेंडिचर। बिना PMC के अप्रूवल के आपके एक्सपेंडिचर को CTD एंटरटेन नहीं करता है, राइट। सो दिस इज हाउ द असेसमेंट ऑफ द एंटायर STSU विल बी डन ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में जो हम लोग सुबह से बातचीत कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में दो तरीके के असेसमेंट की बात की गई है। एक फॉर रिन्यूअल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एट द एंड ऑफ ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, और दूसरा है जो 20% पेमेंट जिसकी बात हम लोग करते आ रहे हैं कि कैसे वो आपके परफॉर्मेंस के साथ जुड़ा हुआ है। अगेन जो डिलीवरेबल हमने पहले देखा था वही सारे डिलीवरेबल्स हैं, यहाँ पर एक वेटेज आ गया है। अब सारा स्टाफ इन प्लेस है या नहीं है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आपका सारा स्टाफ इन प्लेस है देन आउट ऑफ 100 यू विल गेट 15 स्कोर। यहाँ पर फर्दर ग्रेडिंग की गई है कि कितना परसेंटेज स्टाफ आपके पास है, अकॉर्डिंगली आपका स्कोर यहाँ पर आ जाता है, राइट। तो वेटेड स्कोर आप निकालेंगे और ओवरऑल आपका असेसमेंट निकल कर आ जाएगा। तो हम जल्दी से इंडिकेटर देखते हैं। तो पहला स्टाफ रिक्रूटमेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का है। सेकंड PPSA हमारे पहले इंडिकेटर में भी था, एग्जैक्टली वही यहाँ पे भी है। PPM स्कीम सेकेंड इंडिकेटर था आपका वहां पे, यहाँ पे भी है। टीवी नोटिफिकेशन थर्ड इंडिकेटर था, एग्जैक्टली यहाँ पे है। ट्रीटमेंट सक्सेस रेट फोर्थ इंडिकेटर यहाँ पे भी है।
आपने फर्स्ट हाफ में जो देखा था इंडिकेटर एग्जैक्टली वही है, इट्स अ रेप्लिका, केवल फर्क कहाँ है, वेटेज में। ठीक है, तो हम एसोसिएट कर सकते हैं कि हमारा असेसमेंट कैसे होने वाला है। अब मैंने दो असेसमेंट की आपसे बात की थी, वन फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड सेकेंड फॉर पेमेंट ऑफ लास्ट 20%। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट हम लोग देखते हैं तो 70% इज द कट ऑफ। हम लोग 70% नहीं सोचेंगे, वी शुड ऑलवेज लुक फॉर 90% प्लस, तब 70% ऑटोमेटिकली फिर वहाँ पे आ जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें हर इंडिकेटर्स पर परफॉर्म करना है, देन ओनली वी विल बी एबल टू रीच टू 80% 90% ऑन अ एनुअल बेसिस। यहाँ पर सोचने वाली बात है, इफ योर ओवरऑल स्कोर is less than 25%, you're not going to get last 20%. तो 100 रुपये में 20 रुपया CTD ने आपको दिया ही नहीं, even if you spend, it will not come to you. So it's a total loss to the organization अगर हमारा performance less than 25% पे है तो last 20%। अगर हम 25% से 80% के बीच में कहीं फॉल करते हैं तो प्रो रेटा बेसिस पे हमें मिलेगा। प्रो रेटा से मतलब है अगर मेरा परफॉर्मेंस 55% है तो मुझे लास्ट 20% का 55% मिलेगा, अगर मेरा परफॉर्मेंस 70% पे है तो मुझे लास्ट 20% का 70% मिलेगा। बट इफ इट इज 81% और मोर, देन वी आर गोइंग टू गेट 100% ऑफ लास्ट 20% ट्रांच। और एक चीज ध्यान रखिए, 70% तो अचीव करना ही करना है। व्हाट वी नीड टू डू इज 11%, मतलब 90% ये बोल रहा है, अगर 11% अगर हमने ले लिया देन वी आर इन सेफ जोन। तो हमें इस ब्रैकेट के लिए अपने आप को तैयार रखना है। और ध्यान रखिएगा, एनुअल परफॉर्मेंस इज नथिंग बट क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट ऑफ योर क्वार्टरली परफॉर्मेंस। तो ऐसा नहीं है कि हम साल के एंड में सोचेंगे कि चलो ये लास्ट क्वार्टर है 20% वाला है तो इसमें हम धक्का मार लें, उसमें कुछ नहीं होना है। तो फ्रॉम वर्ड गो वी विल हैव टू लुक फॉर दिस ब्रैकेट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.